बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के लेक्चर 12 में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में चार स्ट्रेटजीज जो है नॉर्मली यूज होती हैं। फर्स्ट है डेटा रेप्लिकेशन, सेकंड हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग और फ्रेगमेंटेशन एंड वर्टिकल पार्टीशनिंग और फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ वन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, जो हम लास्ट लेक्चर में हाइब्रिड कीवर्ड के साथ देख चुके हैं। सो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी हम देख चुके, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन भी हम देख चुके और उनका जो कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड पार्टीशनिंग ये भी देख चुके। इस लेक्चर में हम ये जो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन है इसका लास्ट टॉपिक डेटा रेप्लिकेशन पे बात करेंगे और कमिंग एक दो लेक्चर्स जो हैं वो इसी पे होंगे। सो डेटा रेप्लिकेशन क्या है? डेटा को रेप्लिकेट करना। रेप्लिकेट मीन एक जगह एक चीज मौजूद है, उसी की कॉपी किसी और जगह पे स्टोर करना या प्लेस करना। दिस इज कॉल्ड डेटा रेप्लिकेशन। तो मीन्स के एक फाइल एक यहाँ पे मौजूद है या डेटा सेट एक जगह मौजूद है, उस डेटा सेट की एक कॉपी कहीं और स्टोर कर देना। दिस इज डेटा रेप्लिकेशन। क्यों जरूरत पड़ती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, ये इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? वजह यह है कि इससे हमें फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है। फॉल्ट टॉलरेंस क्या है कि देखिए हमारा सिस्टम काम कर रहा है, ड्यूरिंग इट्स वर्किंग इस तरह की सूरत हाल से वास्ता पड़ सकता है कि नेटवर्क फेलियर हो जाए या हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए या कुछ साइट डाउन हो जाए। सो ऐसी सूरत में हमारा सिस्टम जो है, अगर उसके पास डेटा उसी साइट पे पड़ा है, कहीं और उसकी कॉपी नहीं पड़ी, तो यकीनन हमारा सिस्टम जो है वो फॉल्ट का शिकार हो जाएगा और उसकी वर्किंग जो है, परफॉर्मेंस जो है, वो जो रिलायबिलिटी है वो मुतासर होगी। अब अगर इसका अल्टरनेट ये करें कि उसकी एक कॉपी किसी और वेबसाइट साइट पे भी मौजूद हो, तो डेफिनेटली उसके फेलियर की सूरत में जो हमारा डीबीएमएस है वो उसको राउट कर सकता है दूसरी साइट की तरफ और वहां से डेटा लिया जा सकता है। सो ये डेटा रेप्लिकेशन का एक बेनिफिट भी है और ये उसकी वजह भी है। उसके बाद इसमें जो फर्दर बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं वो ये कि अगर डेटा एक जगह पे मौजूद है तो उसके फेलियर की सूरत में जो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस की सूरत में हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि उसका बैकअप नहीं मिलता। सो इस सूरत में हमें एक तरह से बैकअप मिल रहा होता है कि अगर एक जगह फेलियर भी आती है देन दूसरी जगह से हमें बैकअप के तौर पे वो चीज़ रिकवर हो सकती है। अब ये जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सेंट्रलाइज्ड मेन फ्रेम से यानी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से एक लेस एक्सपेंसिव और डिपार्टमेंटल और लोकेशन स्पेसिफिक सर्वर अप्रोच की तरफ लेके जाती है। और वजह क्या होती है? डिपार्टमेंटल अप्रोच क्या है, लेस एक्सपेंसिव क्या है? लेस एक्सपेंसिव मीन के महंगी नहीं बल्कि लेस कॉस्टली, कम मतलब सस्ती जो है अप्रोच। कि डेटा जब बहुत ज़्यादा होगा उसको आप उसका एक छोटा सा पीस जिसकी ज़रूरत है जहाँ पे है, अगर वहाँ आप उसको स्टोर करते हैं तो चूंकि वो छोटा सा पीस है इसलिए उसको स्टोर करने के लिए आपको हार्ड डिस्क या जो भी स्टोरेज चाहिए वो भी कम चाहिए और उस चूंकि साइज में कम है इसलिए उसकी प्रोसेसिंग भी आपको कम चाहिए। बजाय इसके कि पूरे का पूरा आप वहाँ पे डेटा सेट या पूरे का पूरा रिलेशन वहाँ पे प्लेस करें, उसकी बजाय जब शॉर्ट होगा तो उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, स्टोरेज कॉस्ट भी कम होगी। डिपार्टमेंटल अप्रोच से मुराद ये है कि जिस तरह से डिपार्टमेंट्स बने होते हैं किसी भी बिग मॉल में कि ये गारमेंट्स का है, ये क्रॉकरी का डिपार्टमेंट है, ये फलां है फलां है फलां है, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, ये बजट डिपार्टमेंट है और हर जो डिपार्टमेंट है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रेप्लिकेशन जो है अलाउ करती है कि डिपार्टमेंटल अप्रोच अपनाते हुए जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उसको रेप्लिकेट किया जाए। लोकेशन स्पेसिफिक सर्विस मीन के स्पेसिफिकली एक लोकेशन के लिए। और इससे क्या होगा, जो यूजर्स जिन्हें ज़रूरत है उनके करीब तरीन जो डेटा वो पहुँच जाएगा, उसकी कॉपी जो है।
अब इसमें दो अप्रोचेस यूज होती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस ये हैं कि दो कॉपीज पड़ी हुई हैं, एक में अगर चेंज आती है तो दूसरी में वो चेंज रिफ्लेक्ट हो उसी वक्त। एसिंक्रोनस ये है कि उसमें टाइम डिले आ सकता है, चलें कोई 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, घंटे बाद, एक दिन बाद वो अपडेट चेंजेस अगर अपडेट होती हैं, डिले आता है, देन दिस इज एसिंक्रोनस। तो ये दोनों अप्रोचेस जो है रेप्लिकेशन में अपडेट्स के लिए यूज होती हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? 5 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है रिलायबिलिटी, सेकेंड फास्ट रिस्पॉन्स, थर्ड जो है वो अवॉइडेंस है कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी रूटीन्स की, और उसके बाद नोड डिकपलिंग है, रोड रिड्यूस्ड नेटवर्क ट्रैफिक है प्राइम टाइम। ये पांचों क्या चीज़ें, इनको हम डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी एतमाद, यानी आपको अपने सिस्टम पे एतमाद है कि वो कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा। अब ये किस तरह होगा कि जैसे मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल में बताया कि आपको एक डेटा एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, एक डेटा मतलब पीस ऑफ डेटा की ज़रूरत पड़ी। अब अगर आपने रिक्वेस्ट की और वो डेटा जिस साइट पे मौजूद है वो साइट फेल हो गई किसी भी वजह से, वहाँ पे पावर फेलियर हो सकती है, वहाँ पे कुछ हार्डवेयर फेलियर हो सकती है, कुछ नेटवर्क की जो लिंक है उसकी फेलियर हो सकती है, एनी हो जो भी रीज़न हो, अगर वो फेल हो गई इट मीन्स कि आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप रेप्लिकेशन यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइनर जो है आर्किटेक्ट उसको रेप्लिकेट करता है डेटा को एक साइट से दूसरी साइट या 3 साइटों पे मौजूद है, देन डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो आपको आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक डेटा प्रोवाइड करने के काबिल है। इससे सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ी। फास्ट रिस्पांस इस तरह से जब डेटा रेप्लिकेट हो रहा है तो इट मींस कि जो मेरी साइट है डेटा एक्चुअल जो है वो साहिवाल पड़ा है, बट अगर मैं दीपालपुर में बैठा हूँ तो उसकी एक कॉपी अगर दीपालपुर वाली साइट पे भी मौजूद है तो डेफिनेटली मुझे लोकली ऐसे लगेगा कि जैसे मैं लोकल क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, मुझे रिस्पांस फास्ट मिलेगा क्योंकि दरमियान में जो नेटवर्क कम्युनिकेशन का डिले है वो ख़त्म हो गया, इससे फास्ट रिस्पांस मिलेगा। उसके बाद है अवॉइडेंस, पॉसिबल अवॉइडेंस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन इंटेग्रिटी रूटीन्स। देखें जब कोई भी ट्रांजैक्शन लॉन्च होती है तो वो लोकल भी हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकती है। लोकल से मुराद क्या है, इसको आप यूं कह लें कि एक रिक्वेस्ट जो है वो पुट हुई, अब वो रिक्वेस्ट जो है वो हो सकता है कि मल्टीपल साइट्स पे हो, और जो अपडेट हुई हैं उन अपडेट्स को एक स्केड्यूल्ड इंटरवल्स के जरिए अपडेट किया जाना है। अब अगर अपडेट करने के लिए मल्टीपल साइट्स एकदम दौड़ती हैं तो यकीनन उनका एक क्लैश होगा, एक उनका जो अपडेट ऑपरेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए जब आप रेप्लिकेशन यूज़ करेंगे इट मीन्स कि उन्हें किसी एक जगह पे रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी अपनी जगह पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर डेटा इस तरह से है कि वो हाईली डायनेमिक नहीं है, देन इस तरह से किया जा सकता है कि जो रिलैक्सिंग आवर्स हैं जिनमें इतना रश नहीं है, जिनमें साइट इतनी बिजी नहीं होती, तो जो डेटा के अंदर चेंजेस आई हैं उनको तब अपडेट कर लिया जाए, ना कि बहुत जल्दी में बहुत हरिडली उसको फौरी तौर पे अपडेट किया जाना ज़रूरी हो। इससे जो कॉम्प्लिकेशन थी उससे ज़रा बचत हो जाती है और रेप्लिकेशन हमें एक ज़हनी तौर पे रिलैक्सेशन देती है कि कोई बात नहीं, अभी फौरी ज़रूरी नहीं है, डेटा जो है वो दूसरी जगह पे भी अवेलेबल है। इसके बाद फोर्थ जो है वो नोड डिकपलिंग है। आप जानते हैं कपल से मुराद के एक दूसरे के साथ बंधे होना, जुड़ा होना। नोड साइट की जो साइट्स हैं, ऑल साइट्स आर कॉल्ड नेटवर्क नोड्स। इट मींस कि अगर एक साइट अपने किसी काम के लिए दूसरी साइट की मोहताज है, वो फॉर डेटा शेयरिंग भी हो सकती है, वो फॉर प्रोसेसिंग शेयरिंग भी हो सकती है, तो ऐसी सूरत में उनकी कपलिंग हो रही है। अब ये जितनी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगी उतनी हम कहेंगे कि ये टाइट कपलिंग है। लूज कपलिंग भी हो सकती है और
टाइट कपलिंग भी हो सकती है। बट इन केस अगर हम रेप्लिकेशन करते हैं तो चूंकि हर साइट को एक इंडिपेंडेंट कॉपी मिल रही है, बिल्कुल सेपरेट कॉपी, इसलिए इन्हिसार जो है एक साइट का दूसरी साइट पे वो कम हो गया। इससे हम कहते हैं कि रेप्लिकेशन ने नोड की डीप कपलिंग कर दी, मतलब कि डिपेंडेंस जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत कम कर दी, मिनिमाइज कर दी। उसके बाद रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एट प्राइम टाइम। प्राइम टाइम कौन से हैं? आप ये कह लें कि जब बिजनेस आवर्स पीक पे होते हैं, दोज आवर्स आर कॉल्ड प्राइम बिजनेस आवर्स। जैसे 8 से लेके कोई 2-2:30 बजे या 3 बजे तक, दीज आर प्राइम बिजनेस आवर्स। जब बिजनेस हो रहा होगा ऑफिस में मुख्तलिफ साइट्स पे, तो डेफिनेटली जो डेटा है उसका कम्युनिकेशन रेट जो है बहुत ज्यादा होगा, एक रश होगा उस ट्रैफिक पे, उस नेटवर्क पे। सो एक नेटवर्क ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा होगी। अब डेफिनेटली अगर रेप्लिकेशन नहीं है तो क्या होगा कि मुख्तलिफ साइट्स जो है वो दूसरी साइट से डेटा लेने के लिए बार बार रिक्वेस्ट कर रही होंगी और डेटा की जो ट्रांसफरिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही होगी। इससे नेटवर्क हमारा जो है ओवरलोड हो रहा है। तो अब अगर उस सूरत में कहीं अपडेट करने की ज़रूरत पड़ गई तो डेफिनेटली वो अपडेट जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी और वो नेटवर्क के ऊपर जो है ट्रैफिक को बहुत बढ़ा देगी। सो ऐसी सूरत में अगर रेप्लिकेशन यूज़ हुई है, यानी डेटा की डिफरेंट कॉपीज मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद हैं, तो अब हरीडली या एक परेशानी की बात नहीं रहेगी। ठीक है, आपको डेटा एक साइड से नहीं मिल रहा तो दूसरी साइड पे राउट हो जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, दूसरी से भी नहीं मिल रहा सपोज किसी वजह से, तो तीसरी साइड से मिल जाएगा जहां उसकी कॉपी पड़ी है। सो ऐसी सूरत में प्राइम टाइम होने के बावजूद नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो लो रहती है, क्योंकि ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट हैं वो लोकल अगर कॉपी मौजूद है तो वहीं से फुलफिल हो जाती हैं। सो एक तरह से रेप्लिकेशन जो है नेटवर्क ट्रैफिक को भी रिड्यूस करती है इवन एट प्राइम टाइम। हाँ, अगर कोई अपडेट ऑपरेशंस हैं संजीदा किस्म के, देन उन्हें नॉन प्राइम टाइम्स यानी जब नेटवर्क जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है, जैसे नाइट आवर्स जो हैं, तब जो है उसको अपडेट पे लगाया जा सकता है कि ये वाली साइट्स अपडेट की जा सकती हैं। लेकिन ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि जहाँ रेप्लिकेशंस के फ़ायदे हैं वहाँ रेप्लिकेशन के नुकसान भी हैं। वो नुकसानात क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज रिक्वायरमेंट। जब आप एक ही डेटा की डिफरेंट कॉपीज मुख्तलिफ साइट्स पे रख रहे हैं तो हर साइट पे उस डेटा कॉपी को होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ स्टोरेज चाहिए। अब अगर वो सिर्फ एक साइट पे होती, सपोज वो 1 GB है, इतनी उसको स्टोरेज चाहिए थी, लेकिन जब आप उसकी कॉपी किसी और साइट पे रख रहे हैं तो 1 GB वहां भी चाहिए। चलिए आपने उसको फ्रेगमेंट कर दिया, हाफ रख दिया 500 MB, तो 500 MB तो एक्स्ट्रा चाहिए ना। अब उसकी दूसरी तीसरी कॉपी कहीं और भी आप रखते हैं तो डेफिनेटली आपको 500 MB हर साइट पे एक्स्ट्रा चाहिए। इससे एक एक्स्ट्रा स्टोरेज कॉस्ट जो है वो आती है और स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं। तो वो फायदे भी हैं, बट ये एक जो है उसका नेगेटिव पॉइंट भी साथ आता है। और अगर फुल कॉपी रखी जाए तो फिर मेरे ख्याल है ये क्लियर है, जब फुल कॉपी होगी तो फिर उतने गुना ज्यादा जो है वो स्टोरेज यूज ओवरऑल पूरे सिस्टम में जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ अपडेटिंग। अब अगर सिंगल कॉपी हो तो उसको रीड करना, और अगर उसमें चेंजेस हैं, चूंकि एक ही जगह पे चेंजेस आनी है अपडेट, तो बहुत सिंपल है। बट अगर वो डिफरेंट साइट्स पे उसकी कॉपी मौजूद हैं तो इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी इंश्योर करने के लिए, उसको यकीनी बनाने के लिए, अब एक कॉपी में अगर चेंजेस आती हैं एक रिकॉर्ड में या 2 रिकॉर्ड में या 10 रिकॉर्ड में, वो सारी की सारी जितनी भी उनकी कॉपीज मौजूद हैं उनमें बैक वक्त उनमें अपडेट ट्रांसफर होनी चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है, ये समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए अगर हमारे पास 5 साइट्स हैं और 5 पे डेटा जो है पड़ा हुआ है, फर्स्ट साइट पे कॉपी डेटा की वो हमने रेप्लिकेट कर दी सेकंड और
थर्ड साइट पे। इट मीन्स के हमारे उन 5 साइटों में 3 साइट्स पे रेप्लिकेशन है। ठीक है, पहला फायदा ये है, फायदा ठीक है कि अगर एक्सेस होती है फर्स्ट साइट का लिंक डाउन है, सेकंड और थर्ड से वो चीज़ मिल जाएगी, फायदा ठीक है। और उसके बाद जो हमारी जो हमने 5 फायदे देखे वो सारे मिलेंगे। बट अगर फर्स्ट साइट वाली कॉपी के अंदर कुछ तब्दीली आई है, सेकंड और थर्ड को अपडेट नहीं किया जाता, अगले लम्हे किसी साइट ने फर्स्ट साइट को एक्सेस किया, अगर तो वहां से डेटा मिल गया ठीक है, अप टू डेट मिला। बट अगर वो लिंक डाउन है तो उसने कहाँ जाना है, DBMS उसको फॉरवर्ड करेगा, राउट करेगा सेकंड या थर्ड, जो भी करीब तरीन होगी। अब जब वो सेकंड के पास उसकी रिक्वेस्ट जाएगी तो श्योरली वो डेटा तो अप टू डेट है नहीं, क्योंकि अपडेट वहां पे हुई नहीं है। सो इस सूरत में हमारा सिस्टम जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी कि वो एट अ टाइम जहां चेंज आती है वो हर कॉपी में रिफ्लेक्ट हो। सो इस सूरत में एक जो कॉस्ट ऑफ अपडेट है वो भी बढ़ जाती है और हमारा सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अपडेट्स को सिंक्रोनाइज करना रियल टाइम में ज़रा मुश्किल हो जाता है, उसमें केयरफुल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि जितनी साइट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं कि अच्छा मेरे पास इतना हिस्सा इसका अपडेट हो गया है, आपको भी करना पड़ेगा। इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन से काम चलता है और ओवरऑल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। अब इन डिसएडवांटेजेस को देखने के बाद फिर मेरा ख्याल है थोड़ा सा मिजाज फीका पड़ जाता है कि फिर रहने ही देते हैं, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है तो रेप्लिकेशन क्यों। वो मैं फ़ायदे आपको गिनवा चुका हूँ। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि रेप्लिकेशन हर सूरत हाल में फ़ायदेमंद नहीं रहती। कुछ ऐसी ख़ास सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे रेप्लिकेशन जो हमें फ़ायदा देती है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी एनवायरनमेंट्स जहाँ पे रीड ओनली डेटा हो, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं। अब वो जो हमारे पास लिस्ट होती है, जो हमारे टेलीफोन यूज़र्स हैं जिनके अकाउंट्स पिटसेल के पास हैं, वो डेटा इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता। एक बार बस फीड हो गया वो वैसा ही रहेगा, फ़ोन नंबर उसका वही है, एड्रेस भी वही रहेगा, शाज़ो नादर उसके अंदर तब्दीलियाँ आएंगी। ट्रेन स्केड्यूल एक बार बन गया वो महीने भर वही चलता रहेगा। और जो दूसरी जैसे लाइब्रेरीज हैं इनकी कैटलॉग्स वगैरह वो एक दफ़ा होगी, उनमें अपडेट्स बहुत कम होंगी। सो ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे डेटा ऑलमोस्ट स्टैटिक हो, ऑलमोस्ट 100% चलो ना सही, 100% हो तो क्या ही बात है, वो तो आइडियल हो गया। 100% रीड ओनली वही होगा जिसमें अपडेट ऑपरेशन चेंजेस ना हो, वो फिर प्योरली स्टैटिक होगा। प्योरली स्टैटिक में रेप्लिकेशन आइडियल है क्योंकि अपडेट ऑपरेशन होना ही नहीं। अब ये फैसला किया जाएगा कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो कितनी डायनामिक है। अगर बहुत ज़्यादा डायनामिक है फिर हमें रेप्लिकेशन को ज़रा सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। नॉन कोलैबोरेटिव डेटा के अंदर काफ़ी यूज़फुल रहेगी। नॉन कोलैबोरेटिव ये है कि जिसमें साइट्स जो हैं एक दूसरे से उनकी कोऑर्डिनेशन कम से कम है, कोलैबोरेशन नहीं है। किसी एक डेटा के ऊपर मल्टीपल साइट्स ने कोई रियल टाइम पे काम नहीं करना, कोई रियल टाइम अपडेट्स नहीं करनी। अगर ऐसी बात है देन फिर भी रेप्लिकेशन ठीक है, ऐसी सूरत हाल में आप यूज़ करें। हाँ, एक चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि जो ऑनलाइन रियल टाइम एप्लीकेशंस होती हैं जैसे एयरलाइन रिजर्वेशन। अब एक एयरलाइन जो है वो टिकट ऑनलाइन रिजर्वेशन की फैसिलिटी देती है, एक टिकट बुक हुई नहीं तो अब वो सीट तो बुक हो गई, अगले ही लम्हे वो सीट अवेलेबल नहीं होनी चाहिए फॉर अदर यूजर्स। तो ऐसी सूरत में जाहिर है अगर रेप्लिकेशन है तो हर जगह पे उसको अपडेट करना पड़ेगा कि ये सीट बुक हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में जहाँ भी एक ऑनलाइन रियल टाइम में कुछ चेंजेस आ रही हैं, ऐसी एनवायरनमेंट्स के लिए रेप्लिकेशन जो सूटेबल नहीं रहेगी। एटीएम ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, एक जगह पे ट्रांजैक्शन हुई साथ ही अपडेट किया जाना ज़रूरी है ताकि किसी और एटीएम से कोई गलत जो अकाउंट या गलत इंफॉर्मेशन ना मिले और उसमें से रकम गलती से निकल ना जाए। और जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है।
आई होप कि रेप्लिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखने के बाद अब हम वाइजली डिसीजन करने के काबिल हो गए हैं कि किस सूरत हाल में जब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिज़ाइन कर रहे हो हमें रेप्लिकेशन यूज़ करनी है और किस में नहीं करनी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।